नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को ज्ञात है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट कंप्लीट होने के बाद में अब हेराल्ड पुस्तक के 28 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और आज के वीडियो में 29वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आप राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 मॉडल पेपर देखना चाहते हो तो चैनल पर राम सिंह यादव अभ्यास पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वह जाकर देख सकते हो। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो जीके का पहला पार्ट आपकी स्क्रीन पर, जिसका जीके का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1765 में मुगल बादशाह ने बिहार व उड़ीसा की दीवानी किस ब्रिटिश अधिकारी को प्रदान की? लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स या कॉर्नवालिस? तो किस ब्रिटिश अधिकारी को प्रदान की थी? तो 1765 में जिस ब्रिटिश अधिकारी ने इलाहाबाद की संधि की थी। इलाहाबाद की संधि किस किस के मध्य हुई थी? तो 12 अगस्त 1765। कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई थी। तो ये उड़ीसा और बिहार के दीवानी लगान किसे प्रदान किए गए? तो ये रॉबर्ट क्लाइव को प्रदान किए गए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। और रॉबर्ट क्लाइव ने ही 1757 में कौन सा युद्ध किया था? 1757 में प्लासी का युद्ध किया था। इसके बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध किया था। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध किया था। नेक्स्ट, नील विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ? बंगाल, कलकत्ता, मद्रास और मैसूर? तो नील विद्रोह सर्वप्रथम आपके बंगाल में होता है। और नील के विद्रोह से संबंधित सत्याग्रह कौन सा था? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था। और कब हुआ था? 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो कॉर्नवालिस द्वारा किया गया। और कब किया गया? तो ये 22 मार्च 1793 को किया गया। कब है? 22 मार्च 1793 को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। थॉमस मुनरो कहाँ का गवर्नर जनरल था? बंगाल, मद्रास, कलकत्ता या पुणे? तो थॉमस मुनरो आपके बंगाल का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 1801 में अवध पर सहायक संधि थोपी गई, वह अंग्रेजों द्वारा अवध पर कब्जा कब किया गया? 1856, 1854, 60 या 58? तो एक में तो सहायक संधि लागू की गई अवध पर, परंतु कब्जा किया गया था कुशासन का आरोप लगाकर। ध्यान रहे, अवध पर किस प्रकार हड़पा गया था? अवध को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को हड़पा गया था। और गोद निषेध सिद्धांत के माध्यम से सर्वप्रथम किसे हड़पा गया था? गोद निषेध सिद्धांत के माध्यम से सर्वप्रथम 1848 में। कब? 1848 में सतारा को हड़पा गया। और ये राज्य हड़प नीति का कार्य कौन करता है? तो ये डलहौजी करता है, जिसका कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856 तक का कार्यकाल था डलहौजी का। माझा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा रचित भारत के किस राज्य से संबंधित है? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो माझा प्रवास नामक पुस्तक जिसके लेखक है विष्णु भट्ट गोडसे, ये किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। ताइपिंग विद्रोह संबंधित है, किस देश से संबंधित है? भारत, चीन, अफगानिस्तान या नेपाल? तो थोड़ा बहुत तो नाम से ही ज्ञात होगा कि ताइपिंग विद्रोह किस देश से संबंधित हो सकता है। ये चीन से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। पेशवा बाजीराव सेकंड का पुत्र था, कौन था? नाना साहेब, गोविंद गिरी, नाना फडणवीस या तात्या टोपे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र का नाम था नाना साहेब, जिन्होंने कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किया। और क्रांति के पश्चात नाना साहेब नेपाल चले जाते हैं। और नाना साहेब का मूल नाम क्या था? नाना साहेब का मूल नाम था दोदू पंत। भारत की कौन सी रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक मानी जाती है? वही रियासत जिसे कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा गया था। कौन सी रियासत थी? वह अवध। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे, जिसे 1856 में अधिकार किया था जिस पर। 1857 की क्रांति में सक्रिय भाग लेने वाला नाना साहेब का एक अन्य नाम क्या था? अभी अभी आपको बताया था, क्या था? दोदू पंत था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। किसने जय भारत का नारा दिया था? मंगल पांडे, भगत सिंह, विनोबा भावे या इकबाल? तो जय भारत का नारा आपके विनोबा भावे ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
आखिरी मुगल बादशाह कौन थे जो 1857 की क्रांति के समय में भी बादशाह थे और 1862 में, कब 1862 में जिसे रंगून भेज दिया गया था वह मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, या जिसे कहते हैं बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 1857 में सबसे पहले विद्रोह हुआ कब, कहाँ पर हुआ था? मेरठ, दिल्ली, कानपुर या लखनऊ। तो प्रथम विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पे। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से बनाया गया? यह 2002 में संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारत में सशस्त्र सेना बल का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। वह व्यक्ति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में कौन है? तो रामनाथ कोविंद है। प्रथम की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसके साथ ही जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि कर्णपट का अन्य नाम क्या है? कर्ण का मतलब कान, पटय का मतलब क्या होगा? पर्दा। तो कान का पर्दा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? डी राइट होगा। शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है? छोटी आंत, अग्न्याशय, मस्तिष्क या हृदय? तो आपका हाइपोथैलेमस किस भाग में उपस्थित होता है? तो हाइपोथैलेमस अग्न्याशय में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? गल ग्रंथि, डिंब ग्रंथि, अग्न्याशय या यकृत? तो इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? तो आपकी गल ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? फुफ्फुस धमनी, महाधमनी, नाभिक की धमनी या फुफ्फुस नाड़ी? तो महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। H2O किसका सूत्र होता है? H2O आपके जल का सूत्र होता है, या हम कह सकते हैं H2O को आमतौर पर जाना जाता है किस नाम से? पानी के नाम से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से धातु नहीं है। कौन धातु नहीं है इनमें से? पारा, जस्ता, टंगस्टन या फास्फोरस? तो आपका फास्फोरस एक अधातु है, बाकी तीनों क्या है? धातु है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का। किसी पदार्थ की तार के रूप में तन्ने की योग्यता क्या कहलाती है? ये तन्यता का गुण कहलाता है। सर्वाधिक तन्यता का गुण किस में होता है? तो यह आपके गोल्ड या सोने में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? आघात वर्धनीयता का गुण उस गुण को कहते हैं जिसमें धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? कोशिका झिल्ली आपके जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, पादप कोशिका में भी पाई जाती है। परंतु ध्यान रहे यदि कोशिका भित्ति पूछता तो ये केवल पादप कोशिका में होती, परंतु झिल्ली दोनों में पाई जाती है, पादप व पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आनुवंशिकता की इकाई क्या होगी? केंद्रक, गुणसूत्र, केंद्र काव्य या वंश प्रारूप या जीन? तो आनुवंशिकता की इकाई है जीन। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जिसे वंश प्रारूप भी कहते हैं। आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की थी? तो यह ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को क्या कहते हैं? मृदु जल, संक्रमित जल, खारा जल या भारी जल? जो झाग नहीं बनाते हैं उसे हम खारा जल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? विखंडन, संलयन, विकिरण या विस्फोट? तो सूर्य को ऊर्जा आपके नाभिकीय संलयन के से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से किस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? जल, वायु, लोह या निर्वात? तो धातुओं में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। लोह में सर्वाधिक होती है। गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांडीय नियम के आविष्कारक कौन थे? न्यूटन, आइंस्टाइन, कोपरनिकस या गैलीलियो? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रक्रिया, क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन की गति का कौन सा नियम है? यह न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। कैमरे के लेंस को क्या कहते हैं? संग्राहक लेंस, नेत्रिका, अवतल लेंस या अभिदर्शक लेंस?
तो कैमरे के लेंस को हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? डी राइट होगा। सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंग कौन सी है? रेडियो तरंग, माइक्रो तरंग, अवरक्त तरंगे या दृश्य प्रकाश तरंगे? तो सर्वाधिक ऊर्जा किस तरंगों में होती है? रेडियो तरंगों में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मोटर गाड़ी की हेडलाइट में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? समतल उत्तल दर्पण का, गोलीय दर्पण का, परवलयकार अवतल दर्पण का, या फिर कौन से दर्पण का? समतल दर्पण का। तो हेडलाइट में आपके परवलयकार अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। क्या कारण होता है ये कि बिजली की चमक हमें पहले दिखाई देती है? तो प्रकाश की गति होती है जो ध्वनि से तेज होती है, इस कारण बिजली की चमक दिखाई देती है, और बादलों की गर्जन बाद में सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो यह थे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, और गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि प्रथम 6 सम संख्याओं का योग क्या होगा। पिछले पेपर में आया था विषम संख्याओं का योग, आपको सूत्र बताया था एन स्क्वायर की। यदि 7 विषम संख्याओं का पूछा था उसमें, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अब 6 सम का पूछता, विषम का पूछता, 6 का स्क्वायर 36 हो जाता, परंतु सम का पूछ रहा है तो क्या होता है? सम का सूत्र होता है एन इंटू एन प्लस 1। क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 और 1 कितने हो जाएंगे? 7। तो 7 छक्के कितने हो जाएंगे? 42। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। 0.5 को गुणा करना है 0.05 से, तो गुणा करवा दो, पॉइंट को भूल जाओ। 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 25। कितनी संख्याओं से पहले दशमलव? 1, 2 और 3 से पहले दशमलव है, तो 1, 2 और ये 3 यहाँ दशमलव लगा दो। क्या आ जाएगा? 0.025। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। 1000 का 10%, किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो आगे का एक जीरो हटा दो उसके, ठीक है, एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो। या फिर तो 1000 है, तो 1000 का 10% निकालना, तो एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा? 100। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो यही नियम अपनाना। निम्न में से किसकी मात्रा सर्वाधिक है? देखिए यहाँ पे 4 भिन्न दी गई है और सबसे बड़ी भिन्न पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अंश, सभी का अंश समान है, तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी होगी। तो यह तो दोनों संख्याएं बड़ी है, आपको पता, तो ये इसका मान ज्यादा नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से, इनमें से हर छोटा किसका है? हर छोटा इसका 1/√2 का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ये बड़ी होगी इनमें से। निम्न में से किसका परिणाम सबसे कम है? अब अंश सेम है तो वही नियम कि जिसका हर सबसे छोटा होगा वो तो कौन सी होगी? बड़ी होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे क्या होगी? छोटी होगी। तो सबसे बड़ा हर किसका इनमें से? इसका है, तो ये सबसे छोटी होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 1/1.5 होगा। 100 का 0.1%, 100 का कितना भी प्रतिशत पूछे वही संख्या होगा जो दिया गया, ठीक है। पहला नियम, पहले प्रश्न में आपको बताया था कि किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो आगे की एक संख्या हटा दो या एक संख्या छोड़कर दशमलव लगा दो। अब 100 का कितना भी प्रतिशत, 100 का 50% 50 होगा, 20% 20 होगा, 5% 5 होगा, 0.1% 0.1 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो यह क्रमागत प्राकृत संख्या दी गई है, तो n प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? वर्गों के योग का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 बट्टे क्या हो जाएगा? बट्टे हो जाएगा 6। अब यदि इतनी ही संख्या है तो हम जोड़कर भी देख सकते हैं, परंतु यदि संख्या आगे तक हो जाओ, मान ले 25 का स्क्वायर डॉट डॉट लगाकर यहाँ तक पूछ ले, तो हम क्या करें? तो इस सूत्र का यूज करेंगे। सूत्र का यूज क्या होगा? n इंटू एन क्या होगी? अंतिम संख्या कितनी है? 5। तो 5 गुणा n प्लस 1, 5 और 1 6 गुणा 2n, यानी 5 दूने 10 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 11 बट्टे क्या हो जाएगा? 2, सॉरी 6 बट्टे होगा 6। इस सूत्र में 6 ही लिखा था हमने। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 11 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 55। तो 11 पंजे 55। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? 55 ही होगा। जोड़ सकते हो आप। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 35 से पूर्णतः भाज्य है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सॉरी बड़ी संख्या है,
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 999 होती है। ठीक है, इससे बड़ी संख्या 1000 4 अंकों की आ जाएगी। तो 999 में हमें भाग देना है 35 का। 35 का भाग देंगे, कितनी बार जाए? 35 दूने 70। हमें केवल शेषफल देखना। ठीक, 35 दूने 70, कितने शेषफल बच रही है? 70। तो 29 शेषफल बच जाएंगे। 99 में से 70 घटाएंगे, 29 शेषफल बच जाएंगे। फिर आगे वाले 9 उतार दो। 299। तो अब भाग कितनी बार जाएगा? 299 में भाग जाएगा आपके 35 चक्के 210। 35 अट्ठे कितने होते हैं? 35 अट्ठे होते हैं 280। तो 280 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 19 बचेंगे। तो 19 ज़्यादा है 999 में, तो 999 में से 19 घटा दो तो कितने हो गए? 980। यदि यह संख्या 980 होती तो इसमें पूरा पूरा भाग जाता। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 980 ही होगी, जिसमें 35 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 14 से पूर्णतः भाज्य है, कौन सी होती है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। अब 14 का भाग देना, 14 सत्ते 98। तो 2 अंकों की ये बाद में कितने हो जाएंगे? 14 अट्ठे 112। तो 112 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 14 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। एक व्यक्ति के पास एक पेटी में रखने के लिए एक निश्चित संख्या में संतरे हैं। ठीक है, यदि वह 4, 5 अथवा 6 संतरे एक पेटी में रखता है तो उसके पास एक संतरा शेष बचता है। ठीक है, यदि वह पेटी में 7 संतरे रखता है तो उसमें एक भी संतरा शेष नहीं बचता। तो वह 4, 5 और 6 रखेगा तो एक शेष बचेगा, और 7 रखेगा तो शेष नहीं बचेगा। तो वह संख्या क्या होगी? सर्वप्रथम ऐसी स्थिति में कि जहां पर पूरा पूरा भाग जाता हो तो इन तीनों का हम क्या कर देंगे? इन तीनों का हम, ये तीनों संख्याओं में एक जैसा पर दिखा रहा है कि एक शेषफल बचता है प्रत्येक दशा में, तो तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। और एलसीएम कितना आएगा? 4, 5 और 6 का एलसीएम आएगा 60। ठीक है, अब या तो वह संख्या हो सकती है 60 और एक कितनी होगी? 61 की, क्योंकि एक शेषफल बच रहा, परंतु 61 में तो 7 का भाग नहीं जाता है। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? तो या तो उसका गुणज होगा, 60 का कोई गुणज होगा। 120 प्लस 1 121 में भी नहीं जाएगा। तो हम ऑप्शनों से देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे इस ऑप्शन में 308 में तो 60 का भाग नहीं जाएगा, 404 में भी नहीं जाएगा, 100 में भी नहीं जाएगा, और 301 में से एक कम करेंगे। 300 में 60 का पूरा पूरा भाग जाता है, और एक जोड़ते हैं तो 301 में 7 का भी जाता है। 301 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.25 समतुल्य है, किसके है? 0.25 है, 0.25। तो पॉइंट हटा दो और कितने संख्या आगे? 1 और 2 संख्या है, तो 2 जीरो उतार दो, 100 हो जाएंगे। 25 एक कम 25 और 25 चौके 100, 1/4 के समतुल्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। एक कार का ईंधन संकेतक ईंधन टंकी पूरी खाली होने पर टंकी का 1/5 दर्शाता है। जब टंकी में 22 लीटर और भरा जाता है तो संकेतक 3/4 भरा दर्शाता है, यानी 3/4 दर्शाता है। तो इस 3/4 और 1/5 का अंतर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22 लीटर, क्योंकि ये 1/5 तो पूरी खाली होने के बाद है, और 3/4 क्या है? 22 लीटर डालने के बाद है। ठीक है, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा? 22 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे घटाते हैं, 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 20। अब क्या करेंगे? 4 का भाग 5 बार, 5 3 15, 5 का भाग 4 बार, तो 15 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11/20 है, किसके बराबर है? 22 के बराबर है। अब हमें कुल भाग ज्ञात करना है, तो 22 में 11/20 का भाग देना है, और भाग देने का अपना नियम की 22 में भाग देना है 11/20 का, तो उससे उल्टा करके गुणा करवा दो, 20/11 से गुणा करवा दो। कितना हो जाएगा? 11 दूने 22 और 20 दूने 40। तो 40 लीटर से वह टंकी पूरी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर बराबर 10 इंटू क्वेश्चन मार्क की, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन आएगा? तो ये 40 है, ये 30 है, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ऐसे कह सकते हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमारे पास सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी, और दूसरा होता है ए माइनस बी। ठीक है, यही होता है। तो ए प्लस बी का मतलब 40 प्लस 30, 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 70। गुणा क्या करना है? ए माइनस 20, 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 10, बराबर क्या है? 10 गुणा क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन आना चाहिए? 70 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे।
ए और बी पूर्ण संख्याएं हैं, ए स्क्वायर बराबर 121 है, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाले का वर्गमूल करेंगे तो एक का मान कितना आएगा, 11 आएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है। एक का मान 11 है, बी का मान 2 है, तो क्या बताना आपको, a माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 की घात b प्लस 1 की घात b का मान 2 प्लस 1, तो 11 में से 1 घटाएंगे 10 और 10 की घात क्या हो जाएगी, 2 और 1 3, तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यदि 20 किसी संख्या का 25% है, 20 क्या दिया गया, किसी संख्या का 25%, कुल संख्या कितनी होती है, 100% होती है, परंतु हमें पूछा क्या गया, उस संख्या का 40% पूछा गया, 100% नहीं पूछा गया है। यदि कुल संख्या पूछता तो हम 100 से गुणा करा देते, परंतु 40% पूछा गया तो 40 से गुणा करवा दो। अब काट लो इन्हें, 5 से ये 4 बार कटेगा, ये 5 से 5 बार कटेगा, और 5 से 40 कितनी बार कटेंगे, 8 पंजे 40 8 बार, और 8 चौके कितने होंगे, 32, तो उस संख्या का 40% कितना होगा, 32 होगा। तो ये थे आज के 29वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम 30वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, और इस तरह ये सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। रोजाना समय पर वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।